नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रदीप कुमार गौतम स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को गाइडर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ मैं आज यहां उपस्थित हूं। आप सभी परीक्षार्थियों को मैं बता दूं कि आज से प्रत्येक वीडियो लेक्चर समाप्त होने के बाद हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी वीडियो लेक्चर से 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं जो परीक्षार्थी पूरे लेक्चर्स को अंत समय तक देखेगा वह उन प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा और उन 10 प्रश्नों का उत्तर आपको अपने कमेंट बॉक्स में देने होंगे। और ध्यान रहे कि वह आपका उत्तर मध्य रात्रि 12 बजे तक ही मान्य होगा। और मैं बता दूं कि हिंदी पूरा प्रश्न पत्र अर्थात हिंदी पाठ्यक्रम हिंदी सीरीज पूरा समाप्त होने के बाद आपके द्वारा दिए जा रहे प्रश्नों का जो उत्तर है उसका डाटा हम रखेंगे और उसी डाटा के आधार पर जो परीक्षार्थी सर्वोच्च स्कोर प्राप्त करेगा उसको हम सम्मानित करेंगे तथा उसको पुरस्कृत भी करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग वीडियो को अंत समय तक देखेंगे। तो इन्हीं सूचनाओं के साथ मैं आज का वीडियो और आज का टॉपिक प्रारंभ करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे इसके पिछले वीडियो में शब्द के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे और मैंने बताया था कि वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं और शब्दों का वर्गीकरण मैंने 4 आधारों पर बताया था, जिसमें मैंने पहला बताया था उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द, और यही पहला आधार हम लोग अध्ययन कर रहे थे। और उत्पत्ति स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों के प्रकार या शब्दों के भेद में हम लोग तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों के बारे में हम लोग जाने थे। और तत्सम शब्द मैंने बताया था कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, वे तत्सम शब्द होते हैं। और संस्कृत भाषा का जो हिंदी रूपांतरण होता है उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यदि लूं तो मैं कहूं गजल। जो गजल शब्द है वह संस्कृत का शब्द है, इसलिए वह क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। जबकि गजल का हिंदी क्या होता है, हाथी। तो हाथी आपका हिंदी का शब्द है अर्थात संस्कृत का बदला हुआ रूप है, इसलिए हाथी क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। तो संस्कृत के शब्द तत्सम और हिंदी के शब्द क्या हो जाएंगे, तद्भव हो जाएंगे। तो गजल आपका तत्सम और हाथी आपका क्या हो जाएगा, तद्भव। और तद्भव तत्सम को मैं पहचानने का ट्रिक भी बताया था कि जिस शब्द में छ त्र ज्ञ बड़ा स षटकोण वाला स य और व वर्ण आ जाए वह निश्चित रूप से वह शब्द क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे। आज का जो पहला जो टॉपिक है मेरा, तो तद्भव तत्सम और तद्भव समाप्त हो चुका था, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके थे। उसके बाद से जो इसका तीसरा अर्थात जो ग है वह देशज शब्द है। देशज शब्द के बारे में हम लोग जानते हैं। ये देशज शब्द होता क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देशज शब्द क्या होता है, ध्यान से समझिएगा कि ऐसे शब्द जिनके उत्पत्ति के बारे में ठीक ठीक पता ना हो उसे हम देशज शब्द कहते हैं। एक बार और सुना जाए कि ऐसे शब्द जिनके उत्पत्ति और जन्म के बारे में ठीक ठीक पता ना हो कि इनका उत्पत्ति और जन्म तथा विकास कहाँ हुआ था, उसे हम देशज शब्द कहते हैं। यदि हम और सरल तरीके से देशज शब्द को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि जितने भी भोजपुरी भाषा के शब्द होंगे वह सब के सब क्या होंगे, देशज शब्द होंगे। देशज का कॉन्सेप्ट होता है देसी, और देसी का कॉन्सेप्ट यहाँ क्या हो जाएगा, भोजपुरी। अर्थात भोजपुरी के सभी शब्द क्या कहलाएंगे, देशज शब्द कहलाएंगे। यदि मैं परिभाषा लिखूं तो इसका परिभाषा यह होगा, दिख रहा है शब्दों की उत्पत्ति अर्थात देशज शब्दों की जो उत्पत्ति होती है इनके बारे में ठीक ठीक पता नहीं होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, देशज शब्द। अर्थात देशज शब्द का कॉन्सेप्ट होता है भोजपुरी भाषा के शब्द।
तो आपको जो भी शब्द भोजपुरी भाषा का दिखेगा वह निश्चित रूप से क्या हो जाएगा देशज शब्द। जैसे मैं कहूँ लोटा, लोटा देखिए जैसे दिखने से ही प्रतीत हो रहा है कि लोटा क्या है, भोजपुरी भाषा का शब्द है। लोटा हो गया आपका कढ़ाई, देखिए कढ़ाई भी आपका भोजपुरी भाषा का शब्द दिख रहा है। ढीबरी कहिए आपको भोजपुरी भाषा का शब्द दिख रहा है। पगड़ी कहिए ये भी आपका भोजपुरी भाषा का शब्द है। तेंदुआ कहिए दिखने से ही प्रतीत हो जा रहा है कि यह भोजपुरी भाषा का शब्द है। खटखट यदि मैं किसी चीज पर मारूं और उस पर आवाज आए खटखट तो भी वह क्या हो जाएगा, उसके उत्पत्ति के बारे में पता नहीं है कि यह क्या बोल रहा है, कौन सी ध्वनि है, इसलिए वह भी क्या हो जाएगा आपका देशज शब्द हो जाएगा। तथा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जितने भी जानवर की आवाज होती है वह सभी के सभी क्या होते हैं, देशज शब्द ही होते हैं। तो देशज शब्द का एक ही कॉन्सेप्ट कि ऐसे शब्द जो भोजपुरी भाषा के शब्द हो या जिनकी उत्पत्ति के बारे में ठीक ठीक पता न हो उसे हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। अब जो अगला शब्द है उसे हम कहते हैं विदेशज या आगत शब्द। अब देशज के बाद जो शब्द होता है वह आपका विदेशज शब्द होता है और विदेशज को आगत शब्द के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आगत का क्या कॉन्सेप्ट होता है, आया हुआ शब्द, अर्थात जो शब्द कहीं दूर से आया हो उसे आगत शब्द कहते हैं या विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशज का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा कि विदेशी भाषा के शब्द क्या कहलाएंगे, विदेशज शब्द। तो एक लाइन में डिफाइन करें कि ऐसे शब्द जिन शब्दों की उत्पत्ति विदेशों में हुई हो उसे हम विदेशी या आगत शब्द कहते हैं। जैसे मैं बात करूं तो आल्पिन, यदि मैं यहां लिखूं आल्पिन, आल्पिन, आल्पिन जो शब्द है वह आपका पुर्तगाली है। कहाँ का शब्द है, पुर्तगाली क्या है। अलमारी भी आपका देखा जाए तो अलमारी आपका क्या हो जाएगा, पुर्तगाली। तोप आपका देखा जाए तो तुर्की हो जाएगा। और यदि मैं लिखूं रिक्शा तो रिक्शा आपका क्या हो जाएगा, जापानी। अगर मैं यहां लिखूं डॉक्टर तो डॉक्टर क्या हो जाएगा, अंग्रेजी। तो ध्यान रहे आल्पिन जो शब्द है वह पुर्तगाली भाषा का शब्द है और पुर्तगाली क्या है, विदेश है, इसलिए आल्पिन जो शब्द है वह क्या हो जाएगा, विदेश या आगत शब्द। उसी प्रकार अलमारी भी पुर्तगाल का शब्द है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, विदेशी शब्द हो जाएगा। तोप देखा जाए तो यह भी आपका देखा जाए तो यह तुर्की भाषा का शब्द है, इसलिए तोप क्या हो जाएगा आपका विदेशी या आगत शब्द हो जाएगा। रिक्शा देखा जाए तो जापान का शब्द है, इसलिए रिक्शा भी क्या हो जाएगा, विदेशी, विदेशज या आगत शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार मैं डॉक्टर की बात करूं तो DOCTOR डॉक्टर, डॉक्टर अंग्रेजी भाषा का शब्द है और अंग्रेजी क्या है, एक विदेश है, इसलिए डॉक्टर भी क्या हो जाएगा, विदेशज शब्द या आगत शब्द कहलाता है। तो ये आपका रहा विदेशज या आगत शब्द। इसके बाद जो आता है उसको हम संकर शब्द के नाम से जानते हैं। अगला जो है वो संकर शब्द होता है। संकर शब्द का कॉन्सेप्ट समझते हैं। संकर मतलब होता क्या है, आप लोगों को पता होगा कि संकर एक प्रजाति होती है। संकर क्या होता है, एक प्रजाति होती है। मैं अगर दो संकर प्रजातियों का बात करूं तो ऐसे दो भिन्न भिन्न जात के दो पौधे होते हैं और उनको संक्रमण करा करके एक संकर पौधा बनाया जाता है, उसी को हम संकर प्रजाति या संकर पौधा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ संकर का कॉन्सेप्ट हो जाएगा दो जन्मा, अर्थात संकर का क्या कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि ऐसे शब्द जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं की योग से या जो दो भिन्न भिन्न स्रोतों के योग से बने हों उसे हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, जैसे मैं बात करूं यहाँ एक मैं लिखूं रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। तो ध्यान दीजिएगा जो रेलगाड़ी जो शब्द है वह दो भिन्न भिन्न भाषाओं के योग से बना है। इसमें पहला देखा जाए तो आपका रेल और दूसरा आपका देखा जाए तो गाड़ी बना है।
तो रेल जो है वह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जबकि आपका जो गाड़ी है वह देखा जाए तो हिंदी भाषा का शब्द है। इसलिए रेल अंग्रेजी और गाड़ी क्या हो जाएगा? हिंदी। तो अंग्रेजी और हिंदी दो भिन्न भिन्न भाषाओं के योग से जो है रेलगाड़ी शब्द बना है। इसलिए यह दो भिन्न भिन्न भाषाओं के योग से बना है, इसलिए रेलगाड़ी जो शब्द है वह क्या हो जाएगा? संकर शब्द हो जाएगा। अगर मैं अगला उदाहरण लूं कि मैं यहां लिखूं सीलबंद। सीलबंद तो आपको पता है सील SEAL आप जिसको लिखते हैं सील आपका क्या हो जाएगा? अंग्रेजी हो जाएगा। और मैं यहां लिखूं बंद तो आपका जो बंद है वह फारसी हो जाएगा। अब देखिएगा जो सील है वह अंग्रेजी शब्द है और जो बंद है वह क्या है? फारसी भाषा का शब्द है। तो अंग्रेजी भाषा और फारसी भाषाओं के योग से जो है सीलबंद शब्द बना है। इसलिए सीलबंद आपका क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? ये संकर शब्द हो जाएगा। जैसे यदि मैं लिखूं डाकघर, डाकघर तो यहां देखिएगा डाक और दूसरा आपका घर होता है। डाक आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है और घर आपका क्या है? हिंदी है। तो यहां देखेंगे डाक जो घर है अंग्रेजी और हिंदी भाषा से मिलकर बना है, इसलिए डाक घर भी क्या हो जाएगा? आपका संकर शब्द हो जाएगा। अगर मैं एक शब्द और लिखूं यहाँ पानदान, पानदान तो यहाँ पान आपका क्या हो जाएगा? और ये दो शब्दों से मिलकर बना पान दान, तो पान आपका संस्कृत हो जाएगा और दान आपका क्या हो जाएगा? फारसी हो जाएगा। तो आपको पता है कि पान दान जो शब्द है वह दो भिन्न भिन्न भाषाओं के योग से बना है, संस्कृत और फारसी भाषाओं के योग से बना है। इसलिए पान दान क्या हो जाएगा? संकर शब्द हो जाएगा। तो ऐसे शब्द जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं के योग से बने हों उसे हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द। तो उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या संकर शब्द। उनकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब शब्द का जो दूसरा वर्गीकरण हुआ वह रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर इसका दूसरा वर्गीकरण होता है। और रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के बताए गए। उसमें पहला देखा जाए तो आपका रूढ़ शब्द क्या? रूढ़। ध्यान दीजिएगा, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ध्यान से समझें कि ऐसे शब्द जिनका कोई सार्थक खंड ही न हो उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। एक बार और समझा जाए कि ऐसे शब्द जिनका कोई सार्थक खंड ही न हो, अर्थात वे शब्द जिनको दो भागों में तोड़ने पर उनके दोनों भागों का कोई खंड ही न निकले, उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। तो यदि मैं परिभाषा लिखूं तो इसका परिभाषा हो जाएगा इन शब्दों का कोई सार्थक खंड नहीं होते। तो ऐसे शब्द जिनका कोई सार्थक खंड ही ना हो उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं यहाँ, जैसे यहाँ लिखा जाए, यदि मैं कहूं आम, से भी समझा गया। आग मैं लिख दूं, पानी मैं लिख दूं, यदि मैं यहाँ चावल लिख दूं, तो देखिएगा कि यह ऐसे शब्द हैं जिनको खंडित करने पर इनके दोनों खंडों का कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, इसलिए यह शब्द क्या हो जाएंगे? रूढ़ शब्द। जैसे आम को तोड़िए तो आम क्या हो जाएगा? आम को आप तोड़ेंगे तो पाएंगे आ धन मौ। तो यहाँ देखेंगे आ का भी कोई अर्थ नहीं, मौ का भी कोई अर्थ नहीं, इसलिए यह क्या हो जाएगा? आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा। उसी तरह से आग को यदि मैं यहाँ पर हूं तो आ धन गौ, आ का भी कोई अर्थ नहीं,
और ग का भी कोई अर्थ नहीं, इसलिए यह क्या हो जाएगा रूढ़ शब्द। पानी को देख लीजिए तो आप लिखेंगे पा धन नी, तो पा का भी कोई अर्थ नहीं, नी का भी कोई अर्थ नहीं, इसलिए यह क्या हो जाएगा आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा। चावल को देख लीजिए तो चा धन वल, अब चा का भी कोई अर्थ नहीं, वल का भी कोई अर्थ नहीं। तो आपने देखा कि ऐसे शब्द जिनके दोनों खंडों का कोई अर्थ ही ना निकले उसे हम क्या कहते हैं रूढ़ शब्द कहते हैं। आइए और स्पष्ट हो जाएगा रूढ़ के बाद क्या होता है। तो रूढ़ के बाद जो अगला शब्द है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं यौगिक शब्द, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यौगिक शब्द जैसे ही आप समझेंगे वैसे आप रूढ़ आपका जो शब्द है और आसान हो जाएगा। तो यौगिक शब्द के बारे में हम समझते हैं। यौगिक मतलब क्या होता है योग, योग मतलब क्या होता है जो, मतलब ऐसे शब्द जो दो रूढ़ शब्दों के योग से बने हों और जिनका कोई सार्थक अर्थ निकले उसे हम क्या कहते हैं यौगिक शब्द कहते हैं। अर्थात ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनके दोनों खंडों का प्रथम खंड और द्वितीय खंड दोनों खंडों का एक निश्चित अर्थ निकले उसे हम क्या कहते हैं यौगिक शब्द कहते हैं। यदि मैं परिभाषा दूं तो यह हो जाएगा इन शब्दों के दोनों खंडों का एक निश्चित अर्थ होता है। ठीक है, तो ऐसे सार्थक शब्द जिनके दोनों खंडों का एक निश्चित अर्थ हो उसे हम क्या कहते हैं यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे मैं यहाँ बात करूं और लिखूं, जैसे यदि मैं कहूं विद्यालय, अगर मैं यहाँ लिख दूं हिमालय, अगर मैं यहाँ लिख दूं सत्याग्रह, तो यहाँ देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट यही है। अब आपका जो रूढ़ शब्द है और आसान हो जाएगा। रूढ़ मैंने बताया था किसको कि ऐसे शब्द जिनका कोई सार्थक खंड ही ना हो, जिनके दोनों खंडों का कोई अर्थ ना निकले उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। और यौगिक शब्द किसे कहते हैं ऐसे शब्द जिनके दोनों खंडों का एक निश्चित अर्थ हो उसे हम क्या कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे विद्यालय, विद्यालय को तोड़ दीजिए क्या हो जाएगा विद्या धन आलय। तो यहाँ देखेंगे आप कि विद्या पहला एक खंड है, तो विद्या मतलब क्या होता है ज्ञान, और आलय मतलब क्या होता है घर, मतलब ज्ञान के घर को क्या कहते हैं विद्यालय कहते हैं। अर्थात इसके दोनों खंडों का एक निश्चित अर्थ निकला, और जिस शब्द के दोनों खंडों का एक निश्चित अर्थ निकले वह क्या हो जाएंगे यौगिक शब्द हो जाएंगे। लेकिन वहीं देखिए आम का आ और मौ दोनों का कोई अर्थ नहीं निकला, तो जिन शब्दों के किसी भी खंड का कोई अर्थ ना निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों के दोनों खंडों का एक निश्चित अर्थ हो उसे हम क्या कहते हैं यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द में अगला जो एग्जाम्पल है हिमालय, हिमालय को तोड़िए हिम धन आलय होता है। अब देखिए इसके दोनों खंडों का अर्थ निकलेगा, हिम मतलब बर्फ और आलय मतलब क्या घर, इसलिए इसके दोनों खंडों का अर्थ निकला, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा हिमालय यौगिक हो जाएगा। उसी प्रकार सत्याग्रह को हम देखें तो आपका सत्य धन क्या होता है आग्रह होता है। तो यहाँ सत्य मतलब सत्य, आग्रह मतलब आगमन, अर्थात सत्याग्रह के भी दोनों खंडों का एक निश्चित अर्थ निकला, इसलिए यह सत्याग्रह में क्या हो जाएगा आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। तो एक ही लाइन में समझे कि ऐसे शब्द जिनका कोई सार्थक खंड ना हो उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं, और ऐसे शब्द जिनका कोई सार्थक अर्थ हो, जिनके दोनों खंडों का निश्चित अर्थ हो उसे हम क्या कहते हैं यौगिक शब्द कहते हैं। अब जो इसका तीसरा जो प्रकार है उसे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है योग रूढ़ के नाम से जानते हैं। योग रूढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द होता क्या है ध्यान दीजिएगा कि ऐसे शब्द जो दो रूढ़ शब्दों के योग से बने हों लेकिन वह अपने शब्द से हट करके कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हों,
अर्थात दोनों जो खंड है उससे कोई तीसरा अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। एक बार और सुना जाए, ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ प्रकट करते हो उसे हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो यह कह सकते हैं, यह शब्द विशेष अर्थ। जैसे मैं बात करूं, अगर जैसे मैं कह दूं, जैसे हम मैं लिख दूं दशानन, दशानन, अगर मैं यहाँ लिख दूं लंबोदर, अगर मैं यहाँ लिखूं चक्रपाणी, अगर मैं यहाँ लिखूं पंकज, तो यह सब के सब क्या हो जाएंगे, योग रूढ़ शब्द हो जाएंगे। आइए जानते हैं कैसे योग रूढ़ शब्द है। मैं भी बताया कि यह शब्द विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, और जो शब्द विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, दशानन 10 है आनंद जिसके, अर्थात कौन, रावण, अर्थात रावण एक विशेष व्यक्ति है। दशानन जो शब्द है वह विशेष अर्थ प्रकट किया, इसलिए यह क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात क्या, गणेश जी हो जाएंगे। अर्थात यह भी जो लंबोदर शब्द है विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, आपका योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात कौन, विष्णु, अर्थात यह भी विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, आपका योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार देखा जाए तो पंकज, पंकज मतलब क्या होता है, पंक मतलब कीचड़, और ज मतलब जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात क्या हो जाएगा, कमल। तो यहाँ पंकज का एक विशेष अर्थ क्या हो जा रहा है, कमल, इसलिए यह भी क्या है, आपका योग रूढ़ शब्द ही है। अगर हम इसको और सरल करना चाहे तो सबसे आसान कर देना है, इसके बाद आपको यह भूलेगा ही नहीं। ध्यान दीजिए, दशानन, लंबोदर, चक्रपाणी और पंकज, ये सब के सब शब्द क्या है, योग रूढ़ शब्द है। अगर योग रूढ़ शब्द न समझ में आए तो भी कोई बात नहीं, अब और आसान करने जा रहे हैं। सीधे सीधे देखिएगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं नोट करके, नोट, सभी पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द योग रूढ़ शब्द होते हैं तथा बहुव्रीहि समास भी होते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने क्या बताया कि जितने भी पर्यायवाची शब्द होंगे, ध्यान दीजिएगा, जो भी पर्यायवाची शब्द होगा वह निश्चित रूप से क्या होगा, आपका योग रूढ़ शब्द होगा। और जितने योग रूढ़ या पर्यायवाची शब्द होंगे सब के सब आपके क्या होंगे, बहुव्रीहि समास होंगे। यह हमेशा बहुव्रीहि समास भी पूछा जाता है कि दशानन में कौन सा समास है, तो आपको सीधे पता है कि दशानन पर्यायवाची है। और मैंने बताया हूं कि पर्यायवाची जो शब्द होते हैं सब के सब योग रूढ़ और आपके क्या, बहुव्रीहि समास होते हैं। तो सीधा सीधा कंसेप्ट कि जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं वह सब के सब योग रूढ़ शब्द होते हैं तथा सभी पर्यायवाची शब्द बहुव्रीहि समास भी होते हैं। तो रचना के आधार पर यह शब्द 3 प्रकार के थे, रूढ़ शब्द था, यौगिक शब्द था, और क्या था आपका, योग रूढ़ शब्द था। अब जो तीसरा प्रकार है वह अर्थ के आधार पर है। जो शब्द का तीसरा जो वर्गीकरण हुआ वह अर्थ के आधार पर शब्द, अर्थात अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं बता दूं, अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला देखा जाए तो सार्थक शब्द होता है। अब सार्थक शब्द समझते हैं क्या होता है। सार्थक ऐसे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ हो उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। और दूसरा जो इसका शब्द का भेद था वह आपका निरर्थक था। निरर्थक किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ ही न हो उसे हम क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के। तो शब्द 2 प्रकार के। पहला आपका देखा जाए तो सार्थक शब्द क्या होता है, सार्थक शब्द।
सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ हो उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। तो इन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है। जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक। जैसे में मैं बात करूं, जैसे एक मैं यहां लिख दूं, जैसे मैं लिखूं चाय, पानी मैं लिख दूं, पंखा लिख दूं, घड़ी लिख दूं, किताब लिख दूं, तो इन सबका यहाँ क्या है? एक अर्थ है। देखिए चाय का भी अपना एक अर्थ है जो लिया जाता है, इनका एक अपना अस्तित्व है, इसलिए चाय क्या हो जाएगा? सार्थक। पानी भी लिया जाता है, इसका एक अपना अस्तित्व है, इसलिए पानी भी क्या हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा। पंखा का भी अपना एक कार्य है, यह भी क्या हो जाएगा? आपका सार्थक हो जाएगा। उसी प्रकार घड़ी का भी एक अपना कार्य है, अस्तित्व है, ये भी क्या हो जाएगा? सार्थक। किताब का भी अपना एक अस्तित्व है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा? सार्थक। यदि सार्थक शब्द न समझ में आया हो तो भी कोई बात नहीं। अब निरर्थक शब्द जैसे ही मैं बताऊंगा, सार्थक शब्द आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इसका जो दूसरा वर्गीकरण होता है, जो दूसरा होता है, अब देखिए निरर्थक शब्द क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही आप निरर्थक समझ जाएंगे, सार्थक और आसान हो जाएगा। निरर्थक शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ ही न हो उसे हम क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। और ध्यान रहे, निरर्थक शब्द का प्रयोग जो होता है वह हमेशा सार्थक शब्दों के बाद यह तुकबंदी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। जैसे यदि आपने यहाँ देखा, चाय जो था वह क्या है? सार्थक था, लेकिन चाय के साथ आप एक शब्द लगाते हैं चाय वाय। आप कहते हैं यार चलो चाय वाय पीते हैं, चाय वाय पीते हैं। चाय का तो अर्थ है यार, वाय का क्या मतलब है? कहते हैं ना चलो यार चाय वाय पीते हैं, तो चाय का तो अपना अर्थ है, वाय क्या होता है? तो चाय आपका सार्थक और वाय क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। और आप उसके बाद से आप देखे हैं पानी, पानी यहाँ सार्थक था, और यहाँ आप पानी के साथ वाणी भी शब्द यूज करते हैं। जैसे कहते हैं अरे पानी वानी पिए कि नहीं पिए, तो पानी का तो भी अपना एक अर्थ है, लेकिन वाणी क्या होता है? तो यहाँ वाणी क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। तो यहाँ देखें, तो यदि मैं कहूँ पंखा, तो पंखा का भी एक अपना अर्थ है, पंखा कहते हैं पंखा। और इसी के साथ पंखा शब्द मैं जोड़ूं, पंखा, पंखा, तो आप कहते पंखा उंखा चल रहा है कि नहीं, तो पंखा का तो अपना एक अर्थ है, पंखा क्या होता है? तो उनका क्या हो जाएगा? तुरंत आपका निरर्थक हो जाएगा। उसी प्रकार से घड़ी आपका सार्थक, कहें घड़ी वड़ी, तो वड़ी क्या हो जाएगा? निरर्थक। किताब आपका क्या है? सार्थक। मान लेते हैं किताब, किताब का एक अपना अर्थ, इसलिए सार्थक। लेकिन कहते हैं किताब उतार, उतार क्या होता है? तो वह शब्द जो सार्थक शब्दों के बाद तुकबंदी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वह क्या हो जाएंगे? निरर्थक हो जाएंगे। जैसे चाय वाय में वाय आपका निरर्थक हो जाएगा, पानी वानी में पानी सार्थक और वाणी क्या हो जाएगा? निरर्थक। उसी तरह से पंखा का सार्थक और उनखा क्या हो जाएगा? निरर्थक, कोई अर्थ ही नहीं है उनखा का। उसी प्रकार से किताब, किताब का तो अपना एक अर्थ है, उताव का कोई अर्थ नहीं है, तो किताब आपका सार्थक और उताव आपका क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। तो ये सार्थक और निरर्थक शब्द थे। तो यहाँ सार्थक शब्दों के भी निम्न भेद होते हैं। जैसे मैं अभी बताया कि अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक के बारे में भी मैंने उदाहरण सहित आपको बताया। उसके बाद से सार्थक जो शब्द होते हैं इसके भी निम्न भेद होते हैं, और ये आपके परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो सार्थक के कौन कौन से भेद होते हैं? तो सार्थक शब्द में पहला जो शब्द है वह एकार्थी शब्द। यहाँ मैं परिभाषा नहीं दूंगा, सीधे सीधे शब्द है। एकार्थी शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जो केवल और केवल एक अर्थ प्रकट करते हो उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मैं यहाँ कहूँ गंगा, पटना, राम,
हिमालय, विद्यालय। तो इनका एक ही अर्थ है, इनका दो अर्थ नहीं हो सकता, इसलिए यह शब्द क्या हो जाएंगे, एक अर्थी शब्द हो जाएंगे। तो ऐसे शब्द जिनका केवल और केवल एक अर्थ हो उसे हम एक अर्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। और जो दूसरा इसका पॉइंट है वह आपका अनेकार्थी शब्द है। मतलब अनेकार्थी शब्द का कॉन्सेप्ट क्या, ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ व्यक्त करते हो उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। और ये जो शब्द है आपके परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जैसे मैं लिखूं भार और जैसे मैं लिखूं यहाँ गणक, अभी मैं स्पष्ट कर रहा हूं, ठीक है। और मैं लिखूं सजना, यदि मैं यहाँ लिखूं आपका पट, ये सभी के सभी अनेकार्थी हो जाएंगे। हार का यहाँ दो अर्थ होगा। अगर हार को देखें तो एक हार का मतलब पराजय, मतलब हार जाना, और दूसरा हार क्या हो जाएगा, गले का हार। तो यहाँ हार के दो अर्थ, एक जो हार होता है उसका अर्थ क्या, पराजय, और दूसरा क्या होता है, गले का हार। तो एक से अधिक अर्थ हो गए, इसलिए क्या हो जाएगा, अनेकार्थी। उसके बाद से कनक, तो आप पढ़े हैं कनक, कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, यहाँ यमक अलंकार है। आपको पता है एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ क्या होता है, धतूरा। तो यहाँ कनक के भी दो अर्थ हुए, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, अनेकार्थी हो जाएगा। यदि मैं कहूँ सजना, तो सजना के भी यहाँ दो अर्थ। मैं कहूँ सजना है, सजना के लिए, यहाँ भी यमक अलंकार, ध्यान से देखिएगा, सजना है सजना के लिए, अर्थात कोई स्त्री है वो अपने से ही कह रही सजना है सजना के लिए। एक पहला जो सजना शब्द है उसका अर्थ श्रृंगार से हो जाएगा, और जो दूसरा अर्थ है किसके लिए सज रही है, तो अपने सजना के लिए सज रही है, अर्थात अपने पति के लिए वह श्रृंगार कर रही है। इसलिए यहाँ सजना के दो अर्थ, पहला आपका देखा जाए तो श्रृंगार, और दूसरा देखा जाए तो आपका पति हो जाएगा, ठीक है। एक तो सजना श्रृंगार करना, और दूसरा सजना किसको कहा जाता है, पति को कहा जाता है। तो यहाँ सजना के दो अर्थ, इसलिए अभी क्या हो जाएगा, अनेकार्थी हो जाएंगे। पट, मंगल को देख पट देख बार बार, यहाँ श्लेष अलंकार है कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ। मंगल को देख पट देख बार बार, एक पट का मतलब दरवाजा और एक पट का मतलब क्या होता है, वस्त्र हो जाता है। यदि मैं और भी एग्जाम्पल दूं, जैसे मैं कहूं कि काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द दो बार, ध्यान दीजिएगा, काली घटा का घमंड घटा। तो इस पद में दो बार घटा शब्द का प्रयोग हुआ, और यहाँ भी यमक अलंकार हो जाएगा। पहले घटा का अर्थ काली घटा मतलब काले बादल, और दूसरा जो घटा है घमंड घटा, पहले घटा का अर्थ बादल और दूसरे घटा का अर्थ क्या हो जाएगा, कम होना। तो घटा भी क्या हो जाएगा, अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। और जो इसका तीसरा भेद है वह विलोम शब्द होता है। तो विलोम शब्द आपको पता है, माता का विलोम क्या हो जाएगा, पिता, रात का क्या हो जाएगा, दिन, स्वतंत्र का क्या हो जाएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा मुश्किल है। स्वतंत्र का क्या हो जाएगा, राजतंत्र होता है। स्वतंत्र मतलब अपने अधीन, अपने स्वयं स्वतंत्रता महसूस करना, और राजतंत्र मतलब राजा के अधीन। तो स्वतंत्र का क्या हो जाएगा, राजतंत्र। अगर मैं कहूँ भूगोल का विलोम क्या होगा, तो आप लोग उत्तर देंगे, भूगोल का विलोम क्या होगा, बताएं, इतिहास। नहीं, गलत उत्तर है, इतिहास कदापि नहीं होगा। भूगोल का अर्थ क्या होता है, खगोल होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूगोल का अर्थ क्या होता है, खगोल। तो आपको पता है कि विलोम शब्द क्या है, और विलोम शब्द से आप काफी परिचित हैं। उसके बाद से समानार्थी या पर्यायवाची शब्द आता है। समानार्थी मतलब समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी कहते हैं। उसी समानार्थी को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखूं आकाश, आकाश, तो आकाश का समानार्थी शब्द बताएं। तो यदि मैं आकाश को कई शब्दों से डिफाइन करूं, मैं लिख दूं यहाँ गगन, गगन, नभ, अंबर, शून्य, वयोग, तो सबका अर्थ एक ही हुआ। ध्यान दीजिएगा,
सबका अर्थ आकाश से ही होगा। गगन का भी मतलब क्या होता है? आकाश ही होता है। नभ का भी मतलब क्या होता है? आकाश ही होता है। अंबर मतलब भी आकाश ही होता है। और शून्य मतलब भी क्या होता है? आकाश ही होता है। और व्योम मतलब भी क्या होता है? आकाश ही होता है। तो यहाँ सबका जो जितने भी शब्द हैं सबका एक समान ही अर्थ है, इसलिए इसे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कविता में प्रयोग किया जाता है कि लहरी व्योम चुमती उठी। हमेशा आपसे पूछा जाता है कि लहरी व्योम चुमती उठी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। जब मैं आपको अलंकार पढ़ाऊंगा तो आप विधिवत चर्चा करूंगा कि कहा गया लहरें व्योम चुमती उठी, मतलब सिंधु नदी की लहरें इतनी ऊपर उठ रही हैं कि वह आकाश को मतलब व्योम चुमती आकाश को चुमते जा रही हैं। अर्थात ऐसा संभव है कभी सागर की लहर आकाश को चूम पाएगी? नहीं। यहाँ बढ़ा चढ़ा करके वर्णन है, इसलिए लहरें व्योम चुमती उठी में क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। रूप परिवर्तन या व्याकरण के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। उसमें पहला देखा जाए तो आपका विकारी शब्द होता है और दूसरा अविकारी शब्द होता है। तो सबसे पहले हम विकारी शब्द के बारे में जानते हैं। विकारी शब्द होता क्या है? तो ध्यान से सुनेंगे कि ऐसे शब्द जिस पर लिंग, वचन, कारक और काल सबका प्रभाव पड़े और उसका रूप जो है बदल जाए, परिवर्तित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। एक बार और सुना जाए। ऐसे शब्द जिस पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का प्रभाव पड़े और उसका रूप बदल जाए, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे देखा जाए तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द। तो संज्ञा के शब्द, सर्वनाम के शब्द, विशेषण के शब्द और क्रिया के शब्द, ये सभी शब्द जो हैं वह विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं बात करूं संज्ञा का, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, संज्ञा विकारी कैसे हो जाएगा, कैसे इसका रूप बदल रहा है। जैसे जयचंद क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यदि हम जयचंद पर वचन का प्रभाव डालें तो यहाँ क्या हो जाएगा? जयचंदो हो जाएगा ना। तो देखिएगा जयचंद से जयचंदो बन गया, अर्थात उसका रूप क्या हो गया? बदल गया। इसलिए यह क्या हो जाएगा? विकारी शब्द हो जाएगा। मराठा से क्या हो जाएगा? मराठू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसलिए मराठा का रूप बदल गया, क्या हो गया? मराठू हो गया। इसलिए अभी क्या हो जाएगा? विकारी हो जाएगा। यदि लड़का है तो जातिवाचक संज्ञा है, लिंग का प्रभाव डालिए, लड़का का क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। लड़के भी हो जाएगा, लड़कों भी हो जाएगा। इसलिए इसके लिंग वचन में क्या हुए? परिवर्तन हुए। इसलिए यह क्या हो जाएगा? विकारी शब्द हो जाएगा। कुछ लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। यदि मैं यहाँ राम लिखूं तो आप कहेंगे सर राम का कैसे बदलेगा? राम का रामो नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राम जो शब्द है रामी नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। लेकिन राम जो शब्द है संज्ञा शब्द है और मैं कह रहा हूं विकारी है। निश्चित रूप से राम जो शब्द है विकारी शब्द है। क्यों? क्योंकि आप संस्कृत में पढ़ते हैं रामः रमौ रमाः, अर्थात रूप बदल गया। रामः मतलब एक राम, रामौ मतलब दो राम, और रामाः मतलब क्या हो जाएगा? बहुश्य राम। तो रामः रमौ रमाः, इसलिए राम जो शब्द है वो अभी क्या है? आपका विकारी शब्द है। अर्थात जितने संज्ञा शब्द होंगे सब के सब क्या होंगे? विकारी होंगे। उसके बाद से आपका आता है सर्वनाम। जितने सर्वनाम के शब्द होते हैं वह भी क्या होते हैं? विकारी। जैसे यह जो शब्द है सर्वनाम है, यह से यही बन सकता है, तो इसका रूप बदल गया है, क्या हो जाएगा? विकारी हो जाएगा। वह से क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा। मैं से मैंने या मुझे दोनों बदल सकता है, दोनों बन सकता है, इसलिए इसका भी रूप बदल गया है। सर्वनाम शब्द का भी रूप बदल रहा है, इसलिए अभी क्या है? विकारी है। उसके बाद से विशेषण जो है यह भी विकारी है। जैसे अच्छा का है विशेषण, और इसको बदल दीजिए, अच्छा का क्या हो जाएगा? अच्छी, तो इसका भी रूप बदल रहा है, इसलिए अभी क्या है? विकारी है। नीला का क्या हो जाएगा? नीली, यह भी क्या हो जाएगा? विकारी।
खट्टा का क्या हो जाएगा, खट्टी। यह भी क्या है, विकारी शब्द है। तो जितने विशेषण शब्द होते हैं वह भी क्या होते हैं, विकारी होते हैं। और जितने क्रिया के शब्द होते हैं वह भी क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। जैसे देखा जाए जाता, जाता का आप क्या लिख सकते हैं, जाति लिख सकते हैं, इसमें भी विकार उत्पन्न हो गया, इसका भी रूप बदल गया, इसलिए यह भी क्या है, विकारी। लिखता का क्या हो जाएगा, लिखती, यह भी क्या हो जाएगा, विकारी। पढ़ता का क्या हो जाएगा, पढ़ती, यह भी क्या हो जाएगा, विकारी। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द सभी के सभी विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अविकारी शब्द क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव ही न पड़े और उनका रूप ही परिवर्तित न हो, उसे हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। तो एक बार और सुना जाए, ऐसे शब्द जिस पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव न पड़े उसे हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे देखा जाए तो क्रिया विशेषण अव्यय शब्द, संबंध बोधक अव्यय शब्द, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द तथा विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द, ये सभी के सभी क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। इन शब्दों में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, न ही इनका रूप परिवर्तित होता है। जैसे मैं बात करूं क्रिया विशेषण अव्यय शब्द को, तो क्रिया विशेषण में आज, आज जो शब्द है, आज को आज आप नहीं लिख सकते, तुरंत गलत हो जाएगा, इसलिए इसका रूप परिवर्तित नहीं हो सकता। कल को भी आप परिवर्तित नहीं कर सकते, कल का कल आप नहीं लिख सकते, तुरंत गलत हो जाएगा। परसों का परसाओं नहीं लिख सकते, तुरंत आपका क्या हो जाएगा, गलत। अब का अभी नहीं लिख सकते, तुरंत यह क्या हो जाएगा, गलत। तो इन शब्दों के अर्थात क्रिया विशेषण अव्यय शब्दों का रूप ही नहीं बदल रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अविकारी शब्द हो जाएगा। उसी क्रम में आपका संबंध बोधक जो अव्यय शब्द आता है, में, से और पर, तो में का मैं नहीं आप लिख सकते, तुरंत वह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसका अर्थ दूसरे सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में कार्य करना प्रारंभ होता है, इसलिए यह भी में, से और पर, ये संबंध बोधक अव्यय है और जो अव्यय होंगे वह अविकारी शब्द होंगे, ठीक है। उसी प्रकार से समुच्चय बोधक अव्यय शब्द क्या होता है, ऐसे शब्द जो दो सरल वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। और समुच्चय बोधक अव्यय शब्द भी क्या है, अविकारी। जैसे और, एवं, किंतु, परंतु, इसलिए, तथा, अथवा, चूंकि, इसलिए आदि अनेक जो शब्द हैं वो समुच्चय बोधक हैं और ये भी क्या है, अविकारी हैं। जैसे और का औरे नहीं लिख सकते आप, तुरंत गलत हो जाएगा। एवं का एवं नहीं लिख सकते, तुरंत गलत हो जाएगा। किंतु का किंताऊ हो सकता है, नहीं। परंतु का परंताऊ नहीं लिख सकते हैं, इसलिए को भी नहीं आप बदल सकते। इसलिए जो शब्द बदले ही ना, उनका रूप ही परिवर्तन नहीं हो सकता, वह क्या हो जाएंगे, अविकारी शब्द हो जाएंगे। इसलिए समुच्चय बोधक जो शब्द है वह क्या है, अविकारी है। उसके बाद से विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द भी क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। जैसे मैं बात करूं ओह, तो यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है। आहा, ये भी विस्मयादि बोधक चिन्ह। अरे, ये भी विस्मयादि बोधक शब्द है और विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। वाह, ये भी क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। और देखिए इसका रूप नहीं बदलेगा, ओह को ओहा नहीं लिख सकते, तुरंत गलत हो जाएगा। आहा का आहे नहीं लिख सकते, तुरंत क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अरे का बदलेगा, नहीं बदलेगा। वाह को भी आप नहीं बदल सकते। तो ये शब्द क्रिया विशेषण अव्यय शब्द, संबंध बोधक अव्यय शब्द, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द तथा देखा जाए तो विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द, ये सभी के सभी अविकारी शब्द होते हैं। तो आज के इस लेक्चर वीडियो से आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसका आपको उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में देना होगा। और ध्यान रहे वह उत्तर आपको मध्य रात्रि 12 बजे तक ही मान्य होंगे। और यदि कोई पिछला वीडियो नहीं देख पाया हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भेज दिया गया है, आप चाहें तो पिछला वीडियो भी देख सकते हैं और उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक जरूर करें। और हम सभी अध्यापकों का, गुरुजनों का उत्साह वर्धन के लिए आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करने का पूरा प्रयास करें कि हम लोग और उत्साह के साथ आप लोगों के हौसला अफजाई में और अच्छे तरीके से पूरे ऊर्जा के साथ हम आपको क्लास दे पाएँ और आपके लक्ष्य तक हम आपका मार्ग प्रशस्त कर पाएँ। इसके लिए आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को लाइक, शेयर और